Hello, my friends. Welcome to ADDA 24/7 Regulatory Bodies and SO channel. I'm your mentor Veer and I'm here with one more MCQ session for SBS CBO aspirants. तो आज हम प्रैक्टिस करेंगे कुछ और बेहतरीन क्वेश्चंस की फ्रॉम दी सेक्शन बैंकिंग नॉलेज. तो चलिए दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. बट बिफोर स्टार्टिंग आवर वीडियो गाइस, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज डाउनलोड आवर ADDA 24/7 ऐप फ्रॉम द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड डू चेक आउट द फ्री मटेरियल दैट वी आर ऑफरिंग. मोर ओवर, आप कभी भी किसी भी कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं तो यूज द कोड Y581 फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट फ्रॉम दी ऐप. तो मैं ऐप्स के थ्रू आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलता है. कोड यूज आपके सामने है. एनरोल कीजिए एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन एंड अचीव योर ड्रीम जॉब ऑफ एनी गवर्नमेंट सेक्टर. तो चलो दोस्तों, बात करते हैं एसबीएस सीबीओ के क्वेश्चंस की. तो देखो, आपके सामने क्वेश्चंस आएंगे. 15 क्वेश्चंस आर देयर. मैं क्वेश्चंस को रीड करूंगा, उनके ऑप्शंस को रीड करूंगा एंड देन आई विल गिव यू द राइट आंसर. तो स्टार्ट करते हैं विद द क्वेश्चन नंबर 1. ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे. तो क्वेश्चन नंबर 1 इज द असेट्स आफ्टर 12 मंथ पीरियड्स ऑफ एनपीए इज टर्म्ड एज. देखिए, चलिए पहले क्वेश्चन ही करते हैं फिर एक्सप्लेनेशन पे जाएंगे. मैं थोड़ा ज्यादा जल्दी कर रहा था. The assets after 12-month period of NPA is termed as non-performing asset is termed as doubtful, standard, loss, substandard. देखिए, सबसे पहले आते हैं स्टैंडर्ड एसेट्स, जहां पे आपकी इनकम जो है प्रॉपर आ रही है, प्रिंसिपल इंटरेस्ट प्रॉपर्ली रिटर्न हो रहा है. फिर आते हैं स्ट्रेस्ड एसेट्स. स्ट्रेस की अगर कैटेगरी देखें तो उसमें आ जाते हैं एनपीएस. एनपीए से पहले उनको स्पेशल मेंशन अकाउंट्स बोला जाता है. ठीक है, स्पेशल मेंशन अकाउंट्स पे मैंने क्वेश्चन डाला है तो इसलिए मैं इसको अभी डिस्कस नहीं करूंगा. एनपीए वो अकाउंट्स होते हैं जो 90 दिन से ज्यादा के लिए, जहां पे या तो प्रिंसिपल या इंटरेस्ट या दोनों ही ड्यू हो गए हैं. तो अगर कोई भी अकाउंट एनपीए रहा है फॉर ए पीरियड ऑफ लेस देन 1 ईयर, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं डाउटफुल असेट्स या सब स्टैंडर्ड. हाँ, उसको बोलते हैं हम सब स्टैंडर्ड. अगर 1 साल से ज्यादा है तो उसको बोलते हैं हम डाउटफुल. उसको बोलते हैं डाउटफुल. और अगर बैंक का ऑडिटर, इंटरनल या एक्सटर्नल, सर्टिफाई कर दे कि ये एनपी अकाउंट लॉस अकाउंट है, यहां पे हम रिकवर नहीं कर सकते, तो उनको बोलते हैं लॉस असेट. ठीक है, तो ये सारे टाइप ऑफ असेट्स मैंने आपको बता दिया. अब यहां पे पूछा जा रहा है द असेट आफ्टर 12 मंथ पीरियड ऑफ एनपीएस टर्म्ड एज, तो ये कहलाएगा आपका डाउटफुल. तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. Who among the following is not eligible to implement KYC scheme? सॉरी, KCC स्कीम, किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम. मैंने यहाँ पे वैसे हिंट कर दिया, ये गलत बात है, पहले आपको रीड करने देता. चलिए कोई बात नहीं. Who among the following is not eligible to implement KCC scheme? पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, आरआरबी, पेमेंट बैंक, नन ऑफ द अबव. अगर आप थोड़ा सा भी कंसेप्ट लगा लोगे तो बड़े आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते हो. थोड़ा सा, किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम बेसिकली एक लोन गिविंग स्कीम है. तो लोन कौन नहीं दे सकता? सिंपल सी बात है, वो पेमेंट बैंक लोन नहीं दे सकते. तो इस छोटे से कंसेप्ट से भी ये क्वेश्चन हो जाता कि पेमेंट बैंक जो है वो लोन नहीं देते, वो तो इस स्कीम को वो इंप्लीमेंट भी नहीं कर सकते. सिंपल सा क्वेश्चन था. चलिए आगे बढ़ते हैं. चेक विच हैव बीन रिटन बाय द ड्रॉअर एंड डेटेड एट सम पॉइंट इन द पास्ट इज नोन एज. Dated at some point in the past, स्टेल चेक. देखिए, चेक्स पे क्वेश्चन, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट आपके सिलेबस में इंपॉर्टेंट है और उससे क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जा सकते हैं. तो उसके सेक्शन, चेक कौन से एक्ट में डिफाइंड है, इस तरह के क्वेश्चंस मैंने आपको पिछली क्लासेस में करवाए भी है. तो प्लीज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट आपको अच्छे से करना है, गलती नहीं करनी है. तो यहाँ पे आंसर हो गया स्टेल चेक. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. What does C in FCNR stands for? बैंकिंग प्रोडक्ट से रिलेटेड, बैंकिंग टाइप ऑफ अकाउंट से रिलेटेड क्वेश्चन. इज इट काउंटेड, इज इट काउंट, इज इट करेंसी, इज इट करंट या इज इट कैश? FCNR, C in the FCNR stands for फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट अकाउंट. तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी. जिन्होंने आंसर दिया सही, बहुत बढ़िया. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. सर्वर डाउन
कैन कॉज विच टाइप ऑफ रिस्क इन अ बैंक? जब भी आप सरकारी बैंक में जाओ अक्सर सर्वर डाउन ही मिलते हैं, प्राइवेट में भी वैसे आप कभी कभी मिलने लगे, खासकर आईसीआईसीआई में, कहना नहीं चाहिए मुझे 2-3 बार ऐसा हुआ है। तो प्राइवेट में ऐसा ऐसा नहीं होता है, प्राइवेट में ऐसा नहीं होता है, मुझे ऐसा बोलना भी नहीं चाहिए आईसीआईसीआई, लेकिन सरकारी में तो अक्सर सर्वर डाउन रहता है। तो वो जो सर्वर डाउन रहता है वो किस तरह का एक रिस्क क्रिएट करता है फॉर द बैंक? मार्केट रिस्क, बिजनेस रिस्क, ऑपरेशन रिस्क, क्रेडिट रिस्क, नन ऑफ द अबव। तो आंसर इज ऑपरेशन रिस्क। मार्केट, तो जिस मार्केट में आप ऑपरेट करते हैं उसकी कंडीशंस अगर चेंज हो, आपकी बैलेंस शीट उससे इंपैक्ट हो सकती हो, तो वो कहलाते हैं मार्केट रिस्क। बिजनेस में कोई कंपटीशन आ जाए, दैट्स पार्ट ऑफ बिजनेस। देन ऑपरेशन, जो आप डे टू डे एक्टिविटीज कैरी आउट करते हो उसमें कोई प्रॉब्लम हो जाए, कोई हड़ताल हो जाए, आपका सर्वर का बंद हो जाए, तो दैट इज ऑपरेशन रिस्क। और क्रेडिट रिस्क, आपने किसी को पैसा दिया वो पैसा ही ना चुकाए, तो दैट इज क्रेडिट रिस्क। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी। Tier 1 urban cooperative banks may be placed under supervisory action framework when its CRAR falls below. ये सिर्फ आपको डराने के लिए इतना डिफिकल्ट फ्रेम किया गया है। बेसिकली यहाँ पे पूछा गया अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स पे कब सुपरवाइजरी एक्शन फ्रेमवर्क लग सकता है। और सुपरवाइजरी एक्शन फ्रेमवर्क को एक और नाम भी दिया जाता है ऑल इंक्लूसिव डायरेक्शंस, जिसको कमर्शियल बैंक्स के लिए हम बोलते हैं प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। तो यार अगर आरबीआई की डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग 9% सीआरएआर मेंटेन करना होता है, अगर उससे कम हो जाए तो आंसर 9% है, अगर उससे कम हो जाएगा तो आपको ऑल इंक्लूसिव डायरेक्शंस में रख दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द स्पेशल मेंशन अकाउंट्स आर क्लासिफाइड इनटू हाउ मेनी कैटेगरीज? मैंने अभी पीछे एनपीए के बारे में बात की, तो एनपीए से पहले जो क्लासिफिकेशन होता है वो एसएमए होता है। एसएमए कैटेगरी 0, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, 3 कैटेगरी होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो गया? सी हो गया। कैटेगरी 0 वो होती है जब आप प्रिंसिपल या इंटरेस्ट 30 दिन तक ना चुकाएं, 30 से 60 दिन तक ना चुकाएं तो आपका कैटेगरी 1, और 60 से 90 दिन ना चुकाएं तो कैटेगरी 2, और 90 से ज्यादा दिन, 90 या 90 से ज्यादा दिन, तो फिर वो एनपीए हो जाता है। ठीक है, तो आंसर हो गया यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 सी। The State Bank of India merged with its 5 associate banks and भारतीय महिला बैंक in which year? थोड़ा सा एसबीआई की हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं, एक दो क्वेश्चन वहां से आ सकते हैं, तो अपने को पता होना चाहिए। एसबीआई की आपको पूरी हिस्ट्री तो पता रहती है, इंपीरियल बैंक वगैरह वाली। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मर्ज कब हुआ विद 5 एसोसिएटेड बैंक्स एंड भारतीय महिला बैंक? इट वाज इन द ईयर ऑफ 2017। 2017 में ये मर्ज हुआ अपने सभी सब्साइडरीज से। ठीक है, तो पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ASBA? एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट, एक्चुअल सेविंग एंड बैलेंस अक्यूमुलेटेड एप्लीकेशन। अरे यार मैंने आंसर ही बोल दिया। अरे यार, तो इस क्वेश्चन का तो मतलब नहीं बनता, इस क्वेश्चन का सेंस नहीं बनता, ये हमने आंसर डायरेक्टली बोल दिया। तो आंसर इज एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट। क्या होता है कि जैसे आप आईपीओ में जो अप्लाई करते हैं, तो आप जब अप्लाई करते हैं तो आप जब एप्लीकेशन भेजते हैं, सपोज आप किसी भी ऐप, किसी भी ब्रोकर के थ्रू जब आप अप्लाई कर रहे हैं, तो उतने समय के लिए, टिल द टाइम योर एप्लीकेशन इज बीइंग मेड, कि आपको लिस्टिंग, आपको शेयर्स अलॉट हुए या नहीं हुए, उस डेट तक आपका अमाउंट जो है वो आपके अकाउंट के अंदर ब्लॉक हो जाता है। वो यूज नहीं होता, वो रिफ्लेक्ट नहीं होता, लेकिन वो डिडक्ट भी नहीं होता है। अगर आपको शेयर्स अलॉट हो गए तो डिडक्ट हो गए, कंपनी को चला जाएगा, आगे चला जाएगा, और अगर डिडक्ट नहीं हुआ तो ये अनब्लॉक हो जाएगा ये पैसा। ठीक है, आप उसको यूज कर सकते हो। सो इसको, इस प्रोसेस को बोलते हैं एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट। ठीक है, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा सा मैं साइड हो जाता हूं, आपको दिखेगा अच्छे से। As per revised regulatory framework, categorization of urban cooperative banks for regulatory purpose, the urban cooperative banks have been categorized into 4 tiers for regulatory purpose. Accordingly, which of the following option is correct? इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन ए, Tier 1 all unit urban cooperative banks and salary earners urban cooperative banks and all other urban cooperative banks have deposit base up to 100 crore. Tier 2
Urban cooperatives with deposits more than 100 crore and up to 1000 crore. Tier 3 urban cooperatives with deposit more than 1000 crore and up to 10,000 crore. Tier 4 urban cooperatives with deposits more than 10,000 crore. All of the above. तो आंसर यहाँ पे बड़ा क्लियर है, ऑल ऑफ दी अबव। ये जो है रीसेंट क्लासिफिकेशन है, पहले अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को सिर्फ 2 टीयर्स में डिवाइडेड था, टीयर 1 एंड टीयर 2। टीयर 1 वो जो कि डिपॉजिट बेस 100 करोड़ हो या उससे कम हो, और टीयर 2 जिनका 100 करोड़ से ज्यादा हो। लेकिन अब यहाँ पे 4 कैटेगरीज में रखा गया है फॉर बेटर सुपरविजन। तो सारे ही कैटेगरीज, सारे ही टीयर यहाँ पे सही है। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11th, the statutory liquidity ratio is maintained by banks on SLR, net demand and time liabilities, demand and time liabilities, net demand and time deposits, demand and time deposits, none of the above। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। SLR is basically maintained on net demand and time liabilities। देखिए क्या होता है, बैंक में आपके लिए जो आपने पैसा दिया वो डिपॉजिट्स हो गया। देखिए 2 तरह के डिपॉजिट्स होते हैं, डिमांड डिपॉजिट एंड टर्म डिपॉजिट, जिनको हम टाइम डिपॉजिट भी बोलते हैं। डिमांड डिपॉजिट कि जब आप डिमांड करें तब वो बैंक रिटर्न करे, तो बैंक के लिए वो एक डिमांड लायबिलिटी हो गया है, ठीक है। उसी तरह जैसे आपका एक टाइम के बाद आप, जैसे एफडी और आरडी है, एक टाइम के लिए आप डिपॉजिट करते हैं, तो वो एक टर्म लायबिलिटी है या टाइम लायबिलिटी है फॉर बैंक। तो बैंक की बैलेंस शीट पे वो लायबिलिटी रिफ्लेक्ट करता है जो आपके लिए आपका डिपॉजिट है, जो आपका असेट है वो बैंक की बैलेंस शीट पे वो एक लायबिलिटी है। सो नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी का सर्टेन परसेंटेज इज टू बी मेंटेन्ड एज स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये आपका हाईली लिक्विड फॉर्म की जो असेट्स होती है, गवर्नमेंट अप्रूव्ड सिक्योरिटीज और गोल्ड में ये इन्वेस्ट किया जाता है, ठीक है। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, a type of banking which involves placing funds only in short term risk free assets such as government securities is called as इस्लामिक बैंकिंग, यूनिवर्सल बैंकिंग, नैरो बैंकिंग, कोर बैंकिंग, यूनिट बैंकिंग। देखिए इस्लामिक बैंकिंग क्या होता है, जब आप शरिया के लॉ के अकॉर्डिंग आप बैंकिंग करें। यूनिवर्सल बैंकिंग जहां पे एक ही जगह सारी बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज आप अवेल कर सके, तो यूनिवर्सल बैंकिंग। नैरो बैंकिंग इज काइंड ऑफ सेफ बैंकिंग, जब आप रिस्क फ्री बैंकिंग प्रोवाइड करें। तो ये जो है आंसर हो जाता है यहाँ पे सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, What is the minimum permissible investment limit under the sovereign gold bond scheme? तो sovereign gold bond scheme के अंदर जो minimum permissible limit है वो कितनी है? देखिए आपको स्कीम्स भी करनी होगी, खासकर आरबीआई रिलेटेड स्कीम्स और सोशल सिक्योरिटी रिलेटेड स्कीम्स। तो यहाँ जो इसका आंसर है इसका है 1 ग्राम। इसकी लोअर लिमिट भी आपको याद होनी चाहिए, इसकी अपर लिमिट भी आपको याद होनी चाहिए। तो दोनों ही लिमिट आपको यहाँ पे याद होनी चाहिए। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14th, a systematically important core investment company is a non-banking financial company with a asset size of how much crore? a systematically important, देखिए ये systematically important वर्ड कहाँ आता है, जहां पे एनबीएफसी का asset size जो है वो more than 500 करोड़ हो। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ई। बाकी तो आपको कंफ्यूज करने के लिए लैंग्वेज इतनी टिपिकल बनाई गई थी। द आंसर वॉज वेरी सिंपल। अगर आप सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट वर्ड पे ध्यान देते तो आपको क्लियरली यहाँ दिख जाता कि 500 करोड़ या उससे ज्यादा का जिसका असेट साइज है, तो उनको हम बोलते हैं सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट। तो दिस वाज ऑप्शन ई। चलिए लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। आई होप जिस स्पीड से हम कर रहे हैं वो आपको पसंद आया हो, इसी स्पीड से, क्योंकि देखिए मेरा पर्पस ये नहीं है कि मैं आऊँ 15 क्वेश्चन आधे घंटे आपको कराऊं। 15 क्वेश्चन 15 मिनट एंड आपको अच्छा फीडबैक भी मिले, आपको कंटेंट भी एनरिचिंग मिले और मजा भी आए। सो दिस इज माय अप्रोच, 15 मिनट 15 क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट, प्राण परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर। तो एक तो ये फुल फॉर्म याद रखनी है। कार्ड मतलब प्राण कार्ड इज अ डिजिटल यूनिक नंबर। हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर इन अ प्राण कार्ड? जैसे आपका पैन कार्ड होता है, देखिए ये क्या होता है, एक यूनिक आइडेंटिटी कार्ड होता है जो कि जो पेंशन अर्नर्स हैं, पीएफआरडीए इस कार्ड को इशू करती है, जो पेंशन अर्नर्स हैं उनको दिया जाता है, ठीक है। तो कितने डिजिट इसमें होती हैं? तो इसमें होती हैं 12 डिजिट, ठीक है। तो दोस्तों दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। आई होप आपको क्वेश्चंस पसंद आए हो, आपको क्वेश्चंस में मजा आया हो। आई एम नॉट फोकसिंग मच ऑन दी करंट अफेयर्स एज ऑफ नाउ, बट इन द कमिंग डेज हम करंट अफेयर पे भी थोड़ा सा इन्वॉल्व करेंगे। बाकी करंट अफेयर के लिए आप मेरे शाम के
5 से 6 बजे वाले सेशन में जुड़ सकते हैं, जहाँ पे हम बैंकिंग एंड फाइनेंस करंट अफेयर करते हैं। तो वो सेशन भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, अगर आप चाहें तो वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी कमिंग टू दी एसबीआई प्रिपरेशन, तो एसबीआई सीबीओ के लिए वी हैव डेडिकेटेड बैच, आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। एनरोल करने के लिए कोड आप यूज कर सकते हैं Y581 फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। बाकी अगर आप आरबीआई एंड अदर रेगुलेटरी की तैयारी भी कर रहे हैं तो यू कैन गो विद द बैंक महापैक प्लस और रेगुलेटरी का महापैक। तो दोस्तों, चॉइस इज योर्स, चूज योर ऑप्शंस वाइजली। मेरे साथ आज का ये सेशन यही समाप्त होता है। आपको सेशन पसंद आया हो तो डू गिव मी अ लाइक, डू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड डू लेट मी नो इफ यू हैव एनी क्वेरी रिलेटेड टू SBI CBO, any of the question or any of the regulatory exam. So guys, for now I'm your mentor Veer, signing out.